नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और इस हफ्ते बहुत ही विशेष अतिथि लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। और ये अतिथि हैं, ऑथर हैं, फेमिनिस्ट ऑथर हैं, राइटर हैं, कॉलमिस्ट हैं और भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में महिलाओं की जो स्थिति है उन पर काफ़ी गहरा अध्ययन भी रखती हैं और उनकी जो दशा है उस पर बेबाकी से अपनी जो टिप्पणी है वो अलग अलग मशहूर प्रतिष्ठित जो अखबार है या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पर रखती भी रही हैं। जानी मानी डॉक्टर सुजाता, जिन्हें चोखेरबाली के नाम से भी जाना जाता है, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सुजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आप चर्चा द ट्रुथ में आए, अपना समय निकाला। लेकिन डॉक्टर सुजाता, एक विवाद जब सामने आया, स्मृति ईरानी ने उस पर जवाब दिया है और एक विवाद उन्होंने ही बल्कि मैं कहूँगी कि खड़ा किया है। उसके बाद मैंने आपका एक वीडियो भी देखा, अलग अलग काफ़ी वायरल भी हुआ है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स ने उसको शेयर भी किया था। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका चर्चा द ट्रुथ में। और उसी विवाद से शुरू करना चाहती हूँ मैं कि जब माननीय केंद्रीय महिला बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी सदन के भीतर तो कहती ही हैं कि जो मेंस्ट्रुअल लीव है इसे महिलाओं के खिलाफ जो है देखा जाएगा और इसे एम्प्लॉयर जो है फिर वर्क फोर्स में महिलाओं के साथ भेदभाव का जो है ये एक बड़ा हथियार भी हो सकता है। तो इस पर आपने जो वीडियो बनाया था उससे लेकर जो है काफ़ी लोगों में चिंता भी देखी गई थी। तो मैम, मैं चाहती हूँ कि शुरुआत आप वहीं से करें कि आपका क्या मानना है, भारत में क्या इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि जो मौजूदा वक्त में महिलाओं की समस्या है भारत में, खासकर चाहे वो ऑफिस गोइंग वुमेन हो या फिर वो खेतों में काम कर रही हो या फिर वो मजदूरी कर रही हो या फिर वो जो अन्य कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं वहाँ पर दिहाड़ी करती हो, इन सभी अलग अलग वर्ग की महिलाओं की जो समस्या है, ऐसे में अब अगर इस कानून पर बहस होनी चाहिए और उनको जो अवकाश मिलना चाहिए, पीरियड अवकाश, वो क्यों ज़रूरी नहीं लगता है माननीय केंद्रीय स्मृति ईरानी को, मंत्री जी? नेहा, यही बात मैंने वीडियो में भी कही थी कि असल में जेंडर इक्वालिटी को के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो खास तौर से महिलाओं से जुड़ी हुई नॉर्मल चीजें हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, उनको नॉर्मलाइज करें। और पीरियड लीव असल में पीरियड्स को ही नॉर्मलाइज करने की ही एक पहल है, क्योंकि हम जानते हैं कि पीरियड्स में महिलाओं को समस्याएं होती हैं और पेन होता है, कई तरह की मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। और इसके अलावा उनके वर्क प्लेस जरूरी नहीं कि इतने अच्छे हों, इस तरह से इक्विप्ड हो और इस तरह से जेंडर न्यूट्रल हो कि उनकी मदद हो सके। तो हाइजीन की समस्या हो सकती है, बहुत सारे, सिर्फ हो सकता है कि वो फील्ड में वर्क करती हो, ये भी संभव है कि वो लगातार खड़े रहने की उनकी नौकरी हो, जिसमें सिर्फ क्लाइंट्स को उनको देखना है। तो नहीं, किसी भी तरह से उनको वो 2 दिन जो उनके या 3 दिन उनके लिए परेशानी के हैं, वो वर्क प्लेस पे गुजारना बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग हो जाए। तो ऐसे में अगर हम उनको 2 दिन की छुट्टी देते हैं तो मुझे लगता है कि ये जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ा हुआ कदम होगा। और यही बात कहते हुए अभी पीरियड लीव दी भी गई है। तो मुझे लगता है कि स्मृति जी जिस ओहदे पर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका एक स्टेचर है, आप एक जगह पहुंची हुई है, महिला एक ओहदे पर है, तो आप क्या बोलती हैं ये इंपॉर्टेंस रखता है। और आपके बोले हुए में क्या सब तरह की महिलाएं शामिल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इस मुद्दे पर जिस तरह से बात कर रही है, उनका जो एंगल है, उनका जो वैंटेज पॉइंट है, वो एक तो वो खुद है कि मैं महिला हूं और मुझे ये चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात कि वो इसको एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली किसी महिला के नजरिए से देख रही हैं। तो इतनी छोटी दृष्टि से आप तमाम महिलाओं के बारे में नहीं सोच सकते जब तक आप उसमें खेतों में काम करने वाली औरतों को, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाली औरतों को, बहुत नॉर्मल किस्म से रोज छोटी छोटी नौकरियों पर जाने वाली महिलाओं को उसमें शामिल नहीं कर पा रही हैं। तो फिर मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं संसद में महिलाओं के मुद्दे को।
जी। लेकिन जब वो कहती हैं कि हैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है, अगर इसी बहाने जैसे एक और जगह पे जब उन्होंने एक विस्तार से इंटरव्यू भी दिया इस मसले पर, क्योंकि इस बयान के बाद सदन में जो उन्होंने मनोज झा के सवाल के जवाब में कहा, उनके इस बयान के बाद पूरे देश में जो अन्य वर्गों से, खास करके महिलाओं से भी मैंने ऐसा देखा है कि एक बहस सी जो छिड़ती नजर आ रही है कि क्या महिलाओं को पीरियड अवकाश मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। और इसी क्रम में उन्होंने जब एक व्यापक विस्तार से एक इंटरव्यू ही दे दिया है इस मसले पर, तो वो ये कह बैठी हैं कि कहीं ना कहीं जो है महिलाओं का जो पीरियड है इसके बारे में जानकारी देना भी जो है ये क्यों जरूरी है, बल्कि इसको छिपाए रखने की कोशिश की जानी चाहिए, क्योंकि ये हैरेसमेंट की एक वजह हो सकती है। नेहा, ये बहुत ही पेट्रियार्कल माइंडसेट है इस तरह से देखना इस चीज को। हैरेसमेंट, अच्छा मैं सिर्फ एक बात पूछती हूँ, क्या हैरेसमेंट अभी नहीं है? क्या अभी कोई शोषण नहीं है? अभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? ऑलरेडी है। ऑलरेडी औरतों को एम्प्लॉयर्स इस तरह से देखते हैं कि वो बोझ हैं, वो लायबिलिटी हैं, तो क्यों नहीं इसकी जगह मर्द को काम पे रखा जाए? तो वो तो ऑलरेडी है ही। शोषण है, डिस्क्रिमिनेशन ऑलरेडी है, हरासमेंट ऑलरेडी है। आपको क्या लगता है कि हम लोग, मैं आज जिस पोजीशन पे पहुंची हूं, अगर सिर्फ मैं ही की टर्म में बात करनी हो तो मैं कितना हरासमेंट झेल कर यहाँ पहुंची। मैंने प्राइमरी स्कूल से पढ़ाना शुरू किया था, उसके बाद मैंने 3-4 प्राइवेट स्कूल्स बदले। वहां पर किस किस तरह से हरासमेंट होता है ये मैं झेल कर आई हूँ। तो हरासमेंट तो ऑलरेडी है। आप जब अधिकार देते हो तो असल में उस हरासमेंट का मुकाबला करने की कोशिश करते हो कि दिस इज द राइट, ये एक औरत का हक है। तो जब एक अधिकार, एक ताकत जो दी जाती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। जब आप प्राइवेट सेक्टर की बात कर रही हैं स्मृति ईरानी, व्हाई नॉट गवर्नमेंट सेक्टर? क्यों नहीं दे सकता है? जब गवर्नमेंट सेक्टर देगा तभी तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाला एम्प्लॉई कह सकेगी कि देखिए इस तरह से अधिकार मिलते हैं, आप क्यों नहीं हमको देते हैं, आप हमको वो पे स्केल क्यों नहीं देते हैं। हमने इस बात के लिए झगड़े किए कि आप हमको गवर्नमेंट पे स्केल क्यों नहीं दे रहे हैं, वो वाली सारी सुविधाएं क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सरकार को तो ये आदर्श सामने रखना होता है कि देखिए इस तरह से एम्प्लॉइज को ट्रीट कीजिए। तो ये कोई तरीका नहीं है, ये एक पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि इससे हरासमेंट बढ़ेगा। हम हरासमेंट का मुकाबला करने के लिए ही तो पीरियड को नॉर्मलाइज करने की बात कर रहे हैं, ताकि हमारे कलीग्स को ये बात पता हो, ताकि हमें जो एक कर्मचारी के तौर पे काम करने के लिए व्यक्ति रख रहा है, मेल है या फीमेल है, जो भी है, उसकी दया पर नहीं हो हम। रूल होंगे, अधिकार होंगे, तो हम किसी की दया दृष्टि पे नहीं रहेंगे कि चलो कृपा करके तुमको दे दिया जी। राइट, अधिकार मिलने के बाद आप कह सकते हो कि ठीक है मेरी ये प्रॉब्लम है और मैं ये छुट्टी ले रही हूँ। आप ये देखिए ना कि इसकी वजह से वर्कफोर्स में औरतें ज्यादा आएंगी, जो इस वजह से नहीं बाहर निकलती हैं कि एक औरत होने के नाते मुझे न जाने क्या क्या झेलना पड़ेगा, कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। तो हम वही तो बढ़ा रहे हैं ये बात कह के। स्मृति जी जो बात कह रही है, इसी माइंडसेट को तो आगे बढ़ाना हुआ कि कोई मेरी प्रॉब्लम नहीं समझेगा। तो वो उन सारे एम्प्लॉयर्स के साथ खड़ी हैं जो फिलहाल इसी दलील को देते हैं कि आप तो रोज आपकी कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कभी प्रेगनेंसी है, आपको कभी ये है कभी वो है। आप मतलब कल्पना करके देखिए कि व्हाट टाइप ऑफ हरासमेंट अ वुमन गोज थ्रू जब वो एम्प्लॉयर के पास जाती है। तो आपसे पूछा जाता है कि आप तो अभी शादी आपकी हुई है, तो आपकी लास्ट LMP क्या थी, लिख कर दीजिए, जिससे हमें पता चल जाए कि आप फैमिली वे में नहीं है, तो तुरंत अभी ज्वाइन किया फिर आप छुट्टी ले लेंगी। तो ये पूरा माइंडसेट औरतों को बोझ समझने का जो है, ये सिर्फ एम्प्लॉयर का नहीं है। आप देखिए कि ओहदे पर बैठे हुए मंत्रियों का ये इस तरह का माइंडसेट है। इसी को तो कॉम्बैट करना है। जब आप छुट्टी दोगे उनको और वो साधिकार छुट्टी ले पाएंगी, तो हम उसी माइंडसेट से लड़ पाएंगे, हिम्मत के साथ लड़ पाएंगे कि सरकार हमारे साथ है, तो अब हम इस चीज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्या ये महिलाओं के साथ भेदभाव को और बढ़ा देगा? क्योंकि भारत की जो माननीय महिला बाल कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनका ये मानना है और वो ये भी कहती हैं कि महिलाओं के पीरियड के बारे में एम्प्लॉयर को जानने की जरूरत ही क्या है। क्या ये महिलाओं को और सशक्त बनाएगा? इस तरह की जो सोच है, विचारधारा है माननीय मंत्री की, इसी पर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सुजाता दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि फेमिनिस्ट ऑथर भी हैं, कई किताबें भी लिखी हैं और कई पुरस्कारों से नवाजी भी जा चुकी हैं। डॉक्टर सुजाता, उस चिंता के बारे में आपसे समझना चाहूंगी
जो कि एम्प्लॉयर के दिमाग में चलती है। अगर महिला को जो है रोजगार देते वक्त अगर उसको ये भी ध्यान में आ जाए कि उसे 2 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी जो है उसे देनी पड़ेगी कानूनन, तो क्या वो और ज्यादा कतराएगा नहीं? क्योंकि अगर पेमेंट के ही हिसाब से देखा जाए तो महिलाओं को तो वैसे भी समान वेतन अब भी एक दूर की कौड़ी ही नजर आती है। डॉक्टर सुजाता। नेहा, मैं यही कह रही हूँ कि पहले से ही कतराते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कतराते हैं, पहले से ही कतराते हैं। लेकिन जब सरकार रूल बना देती है ना, जब सरकार हक देती है, अधिकार देती है, तो फिर आप मजबूर, एक एम्प्लॉयर के तौर पे एक व्यक्ति हमेशा अपने एम्प्लॉइज को का शोषण करने की मानसिकता रखता है, नॉर्मली भी। उसको लगता है कि इससे ज्यादा काम करा लिया जाए और उसे कम से कम पे किया जाए। लेकिन आपके हाथ बंधते कैसे हैं? जब सरकार एक रूल बना दे, जब सरकार एक हक, आपको एक अधिकार देते, एक नियम बना दे, तो फिर आपके हाथ बंध जाते हैं। देन यू आर बाउंड टू डू इट। और इससे चीजें बदलती हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी घटना का उदाहरण देती हूँ। एक दोस्त के साथ ही हुई थी। उन्होंने मैटरनिटी लीव, उनका 9th मंथ में वो चल रही थी, और मैटरनिटी लीव के लिए उन्होंने घर पर, उनको कोई कंडीशन हुई और घर से उन्होंने चिट्ठी कॉलेज भेज दी कि मैं नहीं आ पाऊंगी और अब मैं छुट्टी पर जा रही हूँ। उन्हें प्रिंसिपल की तरफ से फोन आता है कि आप बिना मैटरनिटी लीव सैंक्शन कराए कैसे घर पे बैठ गई। तो पलट के उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं कॉलेज आकर अपनी डिलीवरी कर देती हूँ। किस दिन हो जाएगी, किस समय हो जाएगी, मैं नहीं जानती, और आपके सैंक्शन होने का इंतजार किया जाएगा क्या डिलीवरी करने के लिए? तो उनको तुरंत लगा कि ये बात मैंने गलत की है, और कुछ छुट्टियों के लिए आपको सैंक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे मैटरनिटी लीव है कि पहले हम 10 दिन रखेंगे एप्लीकेशन, फिर छुट्टी देंगे, और फिर तो ये अधिकार आपको सशक्त बनाते हैं। आपके हक जो है उनको कोई फिर मार नहीं सकता है ऐसे। तो मैं वही बात कह रही हूँ कि जब तक आप ये हक देना शुरू नहीं करेंगे, जब तक आप ये रूल्स बनाएंगे नहीं, तब तक एम्प्लॉयर के पास और ज्यादा ताकत है हरास करने की। क्यों नहीं पता होना चाहिए हमारे आसपास के लोगों को कि पीरियड्स नॉर्मल चीज है? मैं कहती हूँ हमारे भाई को पता होना चाहिए, हमारे हस्बैंड को पता होना चाहिए, हमारे आसपास के जितने भी सेंसिटाइज्ड पुरुष हैं उन सबको पता होना चाहिए कि हम एक प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। राइट। इस समय मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मुझे नहीं अच्छा महसूस हो रहा है, तभी तो सेंसिटाइज होंगे। हरास करने के, ऐसा लगता है जैसे अभी तक तो कोई हरासमेंट नहीं था, औरतों के लिए दुनिया बड़ी हसीन है और बस ये पीरियड लीव मिलने के बाद ही सब खराब हो जाएगा। इसको प्रिविलेज कहा जा रहा है। दूसरी बात मैं ये पूछूंगी कि मेल प्रिविलेज के बारे में तो कोई बात ही नहीं होती। आपको पीरियड्स की 2 छुट्टी लग रहा है कि ये तो इनको कुछ खास ही मिल जाएगा, लेकिन मेल प्रिविलेज को उसकी कोई बात ही नहीं करता है कि आपको घर पर औरतें इतना सारा काम करके देती हैं, इतना मुफ्त का श्रम आप उनका घर पे उठाते हो, वो प्रिविलेज जो आपका है उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? या ये भी हो सकता है कि घरों में आपको काम ना बांटना पड़े बराबरी का, इसीलिए आप वर्क प्लेस से औरतों को भगाते हो कि तुम्हारी जगह तो घर पर है, इतनी प्रॉब्लम है तो घर पे बैठो। क्यों? ये दुनिया सबकी दुनिया है, और इसमें सिर्फ एक ही तरह के लोग नहीं है जिनको हम मेल कह रहे हैं। इस दुनिया में बहुत सारे नॉन मेल भी हैं जी, और उन सबको मिलाकर ये दुनिया बनी है। घर उनसे मिला के चलेंगे, सोसाइटी उनसे मिला के चलेगी, गवर्नमेंट उनसे मिला के चलेगी। जो काम इस दुनिया में होगा वो सबका साझा काम है, और सबके लिए काम करने की सूटेबल परिस्थितियां बनाना, बीइंग अ पावरफुल मंत्री या सरकार होने के नाते स्टेट का काम है। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह की चीजें सोसाइटी में, आप देखिए सारे जो समाज में बदलाव आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। एक समय था जब कॉन्ट्रासेप्टिव्स को लेके समाज में कितनी बैकवर्ड किस्म की सोच थी, लेकिन आज देखिए लगातार बात करने से, उसको जब सरकार उस पर लगातार बात करती है तो समाज में बदलाव आता है। हाइजीन को लेके कि खाने से पहले हाथ, हम जब छोटे बच्चे थे तो लगातार इस तरह के टीवी एड्स आया करते थे कि खाने से पहले हाथ धोना है, खाने के बाद हाथ धोना है, खाना ढक के रखना है, वगैरह वगैरह। छोटी छोटी हाइजीन की चीजें बार बार इस तरह के एड टीवी पर दिखाए जाते थे। तो सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होती है, बदलती है, और आपको पहल करनी पड़ेगी। स्टेट की तरफ से पहल होगी तो वो चीजें बदलेंगी। मेरे और आपके कहने से या किसी एक के कहने से एम्प्लॉयर दया करके शायद मतलब क्यों किसी की दया पर क्यों निर्भर रहे महिलाएं? जब ये स्थिति है तो इस स्थिति के लिए उनको क्यों नहीं 2 दिन की छुट्टी दी जा सकती? और एक और बात कहूंगी केवल, जब
इस तरह से कोई हक आपको मिलता है तो यूं ही नहीं, वो हवा में नहीं दिया जा रहा कि 2 दिन की छुट्टी। हर चीज के लिए जब जब वो हक मिलता है तो रूल्स उसके ड्राफ्ट होते हैं कि इस तरह से इस कंडीशन में ऐसे ऐसे अप्लाई करने पर आपको एक छुट्टी 2 दिन की मिल सकती है। तो कीजिए ना, उस पर काम कीजिए जी। कहीं से अंदर से अपनी इच्छा शक्ति तो दिखाइए कि हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप तो वहीं पे आप कहते हो वो लॉजिकल ही बात नहीं है, आपने कहा कि ये बात ही ठीक नहीं है। हरासमेंट इस सोच से बढ़ेगा जो सोच स्मृति जी बार बार अपनी बातचीत में सामने रख रही हैं। एक बहुत ही खतरनाक बात उन्होंने बोली कि मैं औरत हूं और मैं जानती हूं, और मनोज झा को मुझे ये बात समझाने की जरूरत नहीं है कि वो एक पुरुष है। मतलब नो यूट्रस नो ओपिनियन टाइप उन्होंने बात बोली। मजेदार है ये। अगर ऐसे ही सारे मर्द सोचने लगे जो संसद में पहुंचे हैं, जो समाज में हैं, अगर ऐसे ही सोचने लगते बाबा साहब तो हमको औरतों को बराबरी के अधिकार नहीं मिलते संविधान में, ऐसे ही ज्योतिबा फुले सोचते तो सावित्रीबाई फुले के हाथ में स्त्री शिक्षा की मशाल नहीं आती, ऐसे ही राजा राम मोहन रॉय ने सोचा होता तो सती प्रथा पर प्रतिबंध नहीं लगता। अगर ऐसे ही सब लीडर्स सोचेंगे समाज में, इसी तरह की रिग्रेसिव सोच होगी तो कुछ नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बोल सकते? मैं कह रही हूँ, वो कह रही है ये फेमिनिज्म नहीं है। फेमिनिस्ट मतलब औरतें, फेमिनिज्म मतलब औरतें खुद अपने ओपिनियन को आवाज दें। तो फेमिनिस्ट औरतों ने इस ओपिनियन को सामने रखा कि पीरियड लीव मिलनी चाहिए, और राज्यसभा में मनोज ने हमारे ही ओपिनियन को सामने रखा है। मैं तो चाहूंगी कि हमारे बाप भाई दोस्त सारे के सारे पुरुष फेमिनिस्ट मुद्दों की बात करें। मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि मैं औरत हूं तो सिर्फ मैं ही बात करूंगी औरतों के बारे में। व्हाई नॉट? मेरे पिता होने के नाते किसी को क्यों नहीं बोलना चाहिए? मेरा भाई होने के नाते किसी को क्यों नहीं बोलना चाहिए? हमारे दोस्त होने के नाते किसी पुरुष को क्यों नहीं बोलना चाहिए कि ये एक मुद्दा है जिसको सामने रखा जाए, जिसपे नियम, जिसपे कानून बने, जिस पर हक मिले। तो फेमिनिज्म कहीं ये नहीं कहता कि सिर्फ औरतों को औरतों के इश्यूज पे बोलना है। इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी, फेमिनिज्म कहता है कि जेंडर इक्वालिटी सिर्फ औरतों का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। इसमें मर्द भी बोलेंगे, इसमें पुरुषों को भी हमारा एलाई होके साथ में खड़े होके काम करना पड़ेगा। क्या ये वो रास्ता भी हो सकता है जिससे हम अपने समाज को थोड़ा महिलाओं के प्रति थोड़ा सेंसिटाइज भी कर सकेंगे, और इससे जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको अंजाम देने वालों की जो सोच होती है, जो विचारधारा होती है, उसको भी कुछ हद तक हम प्रभावित करने में कामयाब हो सकेंगे? इस तरह से सरकार क्यों नहीं सोच पा रही? डॉक्टर सुजाता। बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि सबसे ज्यादा सेंसिटाइज करने की जरूरत तो हमारे मंत्रियों को है, जो पावर की पोजीशन पे बैठे हैं। सबसे ज्यादा तो जेंडर सेंसिटाइजेशन सबसे पहले उनका करना चाहिए, क्योंकि जो मन में आता है वो मुंह से निकाल देते हैं, बोल देते हैं और स्टेटमेंट्स देकर गुजर जाते हैं। समाज पर बहुत असर पड़ता है। कोई नेता, कोई मंत्री, कोई आइकन जो है वो क्या बोल रहा है, कह रहा है, किस तरह का माहौल उससे बनता है, किस तरह से औरतों का के अंदर ताकत आती है अगर कोई एक पॉजिटिव बात की जाती है, और किस तरह से उनका दिल टूटता है अगर कुछ नेगेटिव इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं या फिर ऐसी चीजें की जाती हैं। लगातार मंत्री बलात्कार में या इस तरह के केसेस में लिप्त दिखाई देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी एक यूथ आइकन आजकल बना हुआ है लड़का एल्विश यादव, उसके साथ उसके कितने रिग्रेसिव किस्म के लड़कियों के बारे में स्टेटमेंट हैं। तो पहला तो सेंसिटाइजेशन उनका ही किया जाना चाहिए जो मंत्री बन के एक पोजीशन पर बैठते हैं। दूसरी बात ये कि व्यापक बहस छेड़ना चाहता कौन है इस मुद्दे पर? सब लोग तो चाहते हैं कि इस पर मुंह बंद कर दिया जाए। जिस तरह की बात संसद में स्मृति जी ने कही, वो शट डाउन करने वाली ही बात थी कि रहने दीजिए, इस पर आप बोलिए मत, बात ही मत कीजिए। बहस छेड़ने में तो ये तो पॉजिटिव है। अगर कोई बहस छिड़ती है तो वो बहुत पॉजिटिव होगी। आप बहस कीजिए, आप राय लीजिए, आप तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस के पास जाइए, मीटिंग्स कराइए, पूछिए कि आपकी जो महिला एम्प्लॉइज हैं वो क्या कहना चाहती हैं इसके बारे में। मुझे ये बात शायद आपको बताना चाहिए, आप जानते भी होंगे कि 1950s में जो हिंदू कोड बिल जब आया था हिंदुस्तान में, वो उसकी बहस 1930 से शुरू हो गई थी। हिंदू कोड बिल जिसके तहत हिंदू औरतों को, मतलब जिसे कहना चाहिए कि जैसे मुस्लिम शरिया एक्ट है, उस तरह से एक हिंदू कोड बिल है, हिंदू पर्सनल लॉ कह लीजिए।
उसके लिए 1930 से बहस चलनी शुरू हो गई थी और पूरे देश में बहसें चल रही थी, अखबारों में वो बहसें छपती थी, उनके रिपोर्ट्स छपते थे, छोटी छोटी कमिटीज और सभाएं बन गई थी। अगर आपको लगता है कि कोई मुद्दा इंपॉर्टेंट है तब आप इस तरह से बहस कराते हो, लेकिन बहस कराने का कल्चर नया कानून बनाते हुए तो खत्म हो गया है ना। तो आप देख लीजिए 3 संशोधन कैसे पास हुए हैं, किसी बहस की मंशा ही नहीं है। तो ये सबसे पहले तो ये बहुत रिग्रेसिव सोच है कि कोई कानून हो तो अगर हमारे पक्ष में है तो उसको इस तरह से पास करा लिया जाए बिना बहस के और बिना किसी ऑपोजिशन के। और अगर हमको लगता है कि नहीं ये नहीं कराना है तो हम उस पर बात ही नहीं आगे होने देंगे। व्यापक बहस होना बहुत जरूरी है, उसको पब्लिक में आने दीजिए, उस इश्यू को बोलने दीजिए औरतों को। सिर्फ आप अपने हिसाब से कि मैं एक महिला हूं और मैं ये कह रही हूं, ऐसे नहीं हो सकता। आप बहुत सारी महिलाओं को रिप्रेजेंट करती हैं जो अलग अलग तबके से आती हैं, तो लेट देम स्पीक, उनको अपनी बात कहने दीजिए और फिर उस राय पे पहुंचे, किसी भी राय पे पहुंचे कि अभी हम दे सकते हैं पीरियड लीव या नहीं दे सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन बहस तो होने दीजिए। आप चाहते हैं कि बहस ही नहीं हो, आप कह दे रहे हो कि ये केवल शॉकिंग एक स्टेटमेंट, आप शॉक करने के लिए ये स्टेटमेंट दे रहे हो, या आप चाहते थे कि इसमें कंट्रोवर्सी प्रोवोक हो। लेट देयर बी अ कंट्रोवर्सी, क्या दिक्कत है? बातचीत होना एक मुद्दे पे भी सेंसिटाइजेशन का एक कदम है। बिल्कुल, हश हश करके नीचे छुपा देना असल में एक बुरी चीज है। ये कह देना कि किसी को कैसे पता चले, किसी को क्यों पता चले, इस बारे में बात क्यों हो, ये बहुत ही पिछड़ा हुआ सोच है। इससे कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं आने वाली है। बात होने दीजिए, भले ही बहस हो, भले ही कंट्रोवर्सी हो, लेकिन बात तो हो, क्योंकि उसी से राहें निकलेंगे आगे। बिल्कुल, बिना बात के राहें या फिर नई राहें भी जो है कैसे बनाई जा सकती हैं। और महिलाओं को जिस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, 33% जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात हो रही है और उनको जो है मेन वर्कफोर्स में लाने की कोशिश हो रही है, मेन पॉलिटिक्स में। हालांकि मैं देखती हूँ अलग अलग राज्यों में जहाँ पर बीजेपी को जीत हुई है, कितना महिला प्रतिनिधित्व मिल पाया है पार्टी के कैबिनेट में ही, सरकारों में ही। लेकिन डॉक्टर सुजाता, एक बात ये भी कि महिला सुरक्षा को लेकर या फिर महिलाओं के सम्मान को लेकर ही जो भारतीय समाज है, क्या अब संवेदनाएं या संवेदनशीलता जो है ये पहले से और ज़्यादा इसका ह्रास हुआ है और पतन हुआ है? क्योंकि अभी जिस तरह से बृजभूषण को एक कह सकते हैं कि दोबारा से भारतीय कुश्ती महासंघ का जो है एक परोक्ष तरीके से उनकी जीत हुई है, संजय सिंह जीते हैं लेकिन उन्हीं के करीबी हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह के गले में उनके मुकाबले जो है मुझे लगता है 4 गुना फूल मालाएं डाली गई थी। और वो बार बार ये कहने से चूक नहीं रहे हैं कि जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करें। और उन्होंने यहाँ तक कि साक्षी मलिक के जो कि ओलंपियन है, उनके कुश्ती छोड़ने पर भी कहा कि मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या जब मंत्री सांसद इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं तो वहां पर जो महिलाओं के लिए संवेदनशीलता की कोशिशें सरकारें अब कहती रही हैं, दावा करती रही हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म से ये कोशिशें हुई भी हैं, तो क्या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका भी लगा है? क्या हम पहले से वापस पीछे पहुंच गए? भारत में महिलाओं के प्रति आप उस वातावरण को कैसे देख पा रही हैं? नेहा, देखिए, एक चीज होती है कि ऑन द होल पूरा सोसाइटी पीछे की तरफ जा रही है और इसलिए महिलाओं के मुद्दों पर भी हम और पीछे की तरफ जा रहे हैं। हमको जितने हक, जितने अधिकार अभी तक मिले थे, वो सब भी पूरी दुनिया में आप देखिए कि इस तरह का एक पिछड़ा हुआ माहौल बन रहा है। मतलब यूएस जैसे देश में रिवोक कर लिया जाएगा अबॉर्शन लॉ। कोई सोच सकता था कि 1970s में जो इतना स्ट्रगल करके औरतों ने जिस हक को हासिल किया था वो इस तरह से छीन लिया जाएगा? तो ये रिग्रेसिव सोच जो है पूरी दुनिया में है और इसका असर औरतों पर पड़ना ही पड़ना है, उनके संघर्षों पर, उनके हकों पर वो असर आएगा ही। तो ऑन द होल हमारा पूरा सोसाइटी जो है इस समय बहुत पिछड़ी किस्म की सोच की तरफ जा रहा है। तो एक तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिससे हमको जूझना पड़ रहा है। दूसरी चीज ये कि खास तौर से अगर हम अभी भारत की वातावरण की बात करें तो वायलेंस जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह से मैस्कुलिन विचारों को जिस तरह से बार बार फोरफ्रंट पे लाया जा रहा है, 56 इंच का सीना और वो बहादुरी, मेल जो पौरुष है
उसी की बार बार इतनी बात होती है कि इतना ज्यादा वायलेंट और मैस्कुलिन माहौल जो है वैसे ही औरतों के लिए बहुत खराब है। बाहर निकलने से जितना वायलेंस होगा उतना औरत घर की तरफ जाएगी, उतना उसकी बाउंड्रीज सिकुड़ेंगी। सबसे खराब एग्जाम्पल जो है वो ये है अभी ब्रजभूषण का जो हुआ है जी। मतलब वो कह रहे हैं कि दबदबा था और दबदबा बना रहेगा। जी। ये क्या मैसेज है साक्षी मलिक और उसके जैसी तमाम लड़कियों को जो पहले से ही बहुत स्ट्रगल करके, मतलब एक तो पहले ही हक और अधिकार और सुविधाएं और लड़कियों को कम है मर्दों के मुकाबले, उस पर से भी वो स्ट्रगल करके एक जगह पे पहुंच जा रही हैं और वहां उनका सामना एक ऐसी पावर से हो जा रहा है जिसके अगेंस्ट ना कहीं कोई सुनवाई है, ना कोई रिड्रेसल सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। तो ये हताश करने वाली स्थितियां हैं। न केवल साक्षी मलिक के आंसू बहे हैं, न जाने ऐसी कितनी सारी लड़कियों के भी सपने टूटे होंगे जिनको ये उम्मीद थी कि वो बाहर निकल सकती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ने कहा होगा कि ये होता है यहाँ पर देखिए, तो तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस तरह से छाती पर हाथ फेरा जाता है, इस तरह से हरास किया जाता है, तो तुम बाहर मत निकलो। जी। तो ये सिर्फ एक साक्षी मलिक का ही सवाल नहीं है, उन तमाम लड़कियों का है जिनको, जिस बेल्ट से साक्षी मलिक आती हैं, उस माहौल को अगर आप गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे उस समाज को, तो वहां लड़के लड़कियों की में कोई बराबरी नहीं है। बिल्कुल। साथ बैठ नहीं सकते, साथ खेल नहीं सकते, ओपन सोसाइटी नहीं है। वैसे चैलेंजिंग समाज से निकलकर वो लड़की आई और उसने ओलंपिक्स खेले, उसने मेडल्स लाए। इस चीज मतलब ऐसा लग रहा है कि लड़कियों का सम्मान सरकार के सम्मान से बहुत छोटा है और ब्रजभूषण जी का सम्मान सरकार के सम्मान से बहुत बड़ा है। और उसको, उसकी वजह से आप साक्षी मलिक जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियों के आप सपने तोड़ दे रहे हो, उनको उनका हक नहीं दे रहे हो। अभी हाल ही में बाराबंकी बांदा में एक घटना हुई जहां एक सिविल महिला जज ने सीजेआई को चिट्ठी लिखी, ओपन लेटर लिखा है कि मुझे इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि मैंने अपने खिलाफ हुई जो हरासमेंट थी, सेक्सुअल हरासमेंट, उसके बारे में रिपोर्ट किया। पॉश कानून के तहत मैंने उसकी शिकायत दर्ज की। मुझे 6 सेकंड अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया गया। मैं खुद अपनी जांच नहीं करा पाई अपने केस की, तो मैं क्या किस बात की न्यायाधीश हूँ। तो मेरा दिल टूट चुका है। वो जो पूरी चिट्ठी वो लिखती है महिला जज अर्पिता साहू, वो जो पूरा चिट्ठी उनका पढ़कर देखिए कितना दिल तोड़ने वाला है। वो ये सेंटेंस लिखती हैं कि मैं भारत की औरतों को कहना चाहती हूँ कि औरतें केवल खिलौना है मर्दों के हाथ में। वो ये वाक्य लिखती हैं कि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि पॉश कानून केवल दिखावा है। बीइंग अ वर्किंग वुमन, ये मेरे लिए दिल दहलाने वाली एक बात है। हम काम कर रहे हैं, बाहर निकले हैं, और अगर कोई हमारे साथ कोई भी हरासमेंट किसी भी तरह का होता है, सेक्सुअल हरासमेंट होता है, हम उसके खिलाफ अगर जाएंगे कंप्लेंट करने, तो हम क्या क्या फेस करेंगे, नोबडी नोज। ये चिट्ठी हमारे सामने एक नंगा सच है, एक कड़वा सच है और एक भयावह सच है। इसके बारे में सरकारों को सोचना चाहिए था, लेकिन बहुत दुखद है कि महिला मुद्दे, इस समय महिला मुद्दे कहना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये सोशल मुद्दे हैं। इन सोशल इश्यूज पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सोशल इश्यूज है जिनके सेंटर में महिलाएं हैं, ऐसे कहना शायद ज्यादा ठीक होगा कि ये ऐसे सोशल मुद्दे हैं जिनके सेंटर में महिलाएं हैं, उनका वेलबींग है, उनकी हाइजीन है, उनकी हेल्थ है, उनकी जिंदगी है। क्योंकि मतलब अगर ये मौत की हद तक भयावह है, तो कब आपको लगेगा कि अलार्मिंग स्थितियों में हम पहुंच गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक बात आपने शुरू में कही थी नेहा, कि आजकल महिलाओं के मुद्दों पे ना चुनाव होता है ना कुछ होता है, सेफ्टी के मुद्दों पे। मुझे नहीं लगता कि कभी भी इस तरह के इश्यूज चुनावों में हाईलाइट हुए हैं और उनके बल पर सरकारें जीतियां हारी हैं। मतलब विमेन, महिलाएं वोट बैंक क्या बन पाई हैं अभी प्रॉपर तरीके से? जी। कास्ट है और रिलीजन है और ऐसे तमाम इश्यूज हैं जिन पर आजकल चुनाव लड़े जा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पे महिलाओं की सेफ्टी के मुद्दों पर तो कोई बात ही नहीं होती है। महिलाओं की सेफ्टी के मुद्दे क्यों, मैं इसके साथ पानी का, पर्यावरण का, ये तमाम चीजें जो जिनको आप कह लीजिए राजनीति में सॉफ्ट इश्यूज कहा जाता है, लेकिन इन पर तो कभी कोई बात ही नहीं। भारत में महिलाएं जो हैं वो अभी भी अपने ही अधिकारों, अपनी ही सुरक्षा और जो भी संविधान ने उनको उस सुविधा या फिर अधिकार से लैस किया है उसके बारे में अनभिज्ञ हैं, उनको पता ही नहीं है। और
और ये जो कोशिश है कि उनको और ज़्यादा इसका पता ना चल सके, ये कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसी वजह से जो महिलाएं हैं उस मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही हैं या फिर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ तक नहीं उठा पा रही। क्या आप इसका अभाव देखती हैं? क्योंकि लाडली बहना जिस स्कीम का मैंने नाम लिया, उसे एक बहुत बड़ा कारण बताया गया मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जीत का। नेहा, मुझे दो चीजें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाला जो उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने जो मॉडल चुनावों का एक बार लागू करने की कोशिश की कि 40% महिलाओं को टिकट्स दिए जाएं लड़ने के लिए, बहुत अच्छा था। उसके बारे में मैंने राइटअप्स भी लिखे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि पहली बार ये सोचा गया कि पॉलिटिक्स में महिलाओं को लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए टिकट्स दिए जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी योजना आपने जो अभी नाम लिया, लाडली बहना वाली योजना, जिसमें महिलाओं के खाते में मेरे ख्याल से 1,000-1,200 रुपए हैं जो उन्होंने डालने का वादा किया और शायद एक बार दो बार गए भी हैं महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे। अब आप इसको ये देखिए, जब मैं कहूं कि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है आपस में एक दूसरे से, तो आप ये सोचिए कि एम्प्लॉयमेंट में औरतों का आना और कमाना, अपने हाथ में पैसा होना कितना जरूरी है। ये तो फेमिनिज्म बार बार कहता ही है कि आजादी के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए सबसे जरूरी है कि आप इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से आप सक्षम हो, इकोनॉमिकली आपके हाथ में अपनी कमाई हुई पूंजी हो। तो ये जो 1,200 रुपए सरकार के आ रहे थे, मेरे लिए थोड़ा हैरान करने वाला था कि वो योजना नहीं चली, ये योजना इतनी सक्सेसफुल हुई, ऐसा कैसे हुआ। तो मुझे लगा कि ये बहुत जरूरी है। औरतों के हाथ में अपने घर के पुरुष भी कहाँ पैसे देते हैं? जो हाउसवाइफ्स हैं, जो होम मेकर्स हैं, उनको पति से जो पैसा मिलता है हिसाब किताब का उसका होता है कि उसका बजट पहले से तय होता है कि कहाँ कितना किस मद में खर्चा होना है। ऐसे पैसे जिसका आपसे कोई हिसाब नहीं लेने वाला है, वो आपके हाथ में एक मुश्त हर महीने के महीने पहुंच जाएगा। 1,000-1,200 रुपए कोई छोटी रकम एक ऐसी महिला के लिए नहीं होगी जिसके कि पति को एक दिन की दिहाड़ी 800 रुपए मिल रही है जी। उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो पैसा। जब घर के पुरुष तक, मतलब अच्छे घरों के ये हालात हैं कि पति पत्नियों के हाथ में पैसा नहीं रखना चाहते। रक्षाबंधन का पैसा जो 500 रुपया भाई देगा, उसके लिए न जाने कितने महीने सपने देखती हैं लड़कियां, औरतें। तो वो कीमत रखता है, वो पैसा उनके लिए वैल्यू रखता है। दिक्कत बस यही है कि हम वो पैसा एक वोट बैंक बढ़ाने के लिए उनके अकाउंट में वो डालने को तैयार है, लेकिन हम उनको एम्प्लॉयमेंट में लेके आने को तैयार नहीं है। राइट, बिल्कुल सही। कि वो नौकरी कर लेंगी और वो कमाने लगेंगी, तो हो सकता है कि वो एक महीने का 10,000-12,000 रुपए भी वो कमाएं किसी दिन, है ना। लेकिन हम वो 1,200 रुपए देने को तैयार हैं। और सोसाइटी में वो चीज, क्योंकि ठीक, मतलब कहाँ बुरा लगेगा महिलाओं को इस तरह की अपॉर्चुनिटी। मेरे आसपास की जो इस तरह की स्त्रियां हैं, उनको बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से मिल रहा है। उज्ज्वला वाला जो सिलेंडर है, भले ही सरकार की तरफ से उसको सिलेंडर सिर्फ मिल रहा है, उसको भरवाने की उसकी औकात नहीं है क्योंकि वो इतना महंगा है जी। तो मेरी जो हाउस हेल्प थी, उसने कहा, जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम सिर्फ सिलेंडर से खुश हो? तो बोली कि हाँ, कम से कम सिलेंडर तो मुझे मिल गया ना। तो आप ये देखिए कि ये जो छोटी छोटी चीजें आप उनको देकर उनको अपना मोहताज बना रहे हो, इसकी जगह आप उनको एम्प्लॉयमेंट देना और उनको उनके एम्प्लॉयमेंट, उनके नौकरी करने की स्थितियों को उनके अनुकूल बनाना, ये उनको एम्पावर करता। जो तरीका आप कर रहे हो कि उनको सिलेंडर दे दिया, उनके अकाउंट में 1,200 रुपए केवल डाल दिए और वादा कर दिया कि कल को इसको हम 1,500 या 2,000 भी कर देंगे, ठीक है, लेकिन है तो अल्टीमेटली वो आपकी कृपा ना जी। जिस दिन आपका मन आएगा, वो बंद कर दी गई लाडली योजना, सरकारें बदलेंगी, वो योजनाएं बदल जाएंगी। तो हक मिलना नौकरी का, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में औरतों के अनएम्प्लॉयमेंट की बात ही नहीं करते। और वहीं पर आ जाती है इस कानून की बात कि आप माहौल, वातावरण जो है वो कैसा दे रहे हैं किसी भी नौकरी पेशा औरत को, महिला को, चाहे वो असंगठित क्षेत्र है जी जी। एग्जैक्टली, आप उनको नौकरी में आने दीजिए और ऐसा वातावरण बनाइए कि वो नौकरी करने के लिए निकल सकें, तभी वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगे। एक समाज के लिए, एक देश के लिए किस तरह के लोग फायदेमंद होंगे। एक सोसाइटी को, एक देश को आगे बढ़ना है तो इंडिपेंडेंट लोग उसके काम आएंगे, जो ह्यूमन रिसोर्स बन सकते हैं वो उसके काम आएंगे। ऐसे लोग जिनको केवल पैसा उनके अकाउंट में डालना पड़े,
महीने के महीने, उनका तो सिर्फ आप फायदा उठा रहे हो ना कि वोट मिल रहा है बदले में, उसकी जिंदगी तो इंडिपेंडेंट नहीं हो रही है ना, वो तो उस 1200 रुपए पे निर्भर है। तो बेहतर है कि ऐसे सशक्त किया जाए कि वो नौकरियां कर सकें और नौकरियों में उनके साथ भेदभाव नहीं हो, ऐसा वातावरण हम बना सके, ऐसे उनको हक दे सकें। मुझे महाराष्ट्र की वो जो घटना है, एकनाथ शिंदे तक ने स्वीकार किया कि एक 3 साल के अरसे में महाराष्ट्र के बीड में पूरे गन्ना बेल्ट में जो काम करने वाली खेत में मजदूर स्त्रियां थी, 4600 महिलाओं ने अपने यूट्रस निकलवाए। वो यूट्रस इसलिए निकलवाए क्योंकि उनको जब गायनोकोलॉजिकली प्रॉब्लम होती थी कुछ यूट्रस को लेके या पीरियड्स को लेके, तो उनका उस दिन का दिहाड़ी मारा जाता था। मालिक उनको इसलिए काम पे नहीं रख रहे थे कि ये इस तरह से छुट्टी ले लेंगे किसी भी दिन का पीरियड या कुछ ऐसा होगा, तो व्हाई नॉट कि ये काम की स्थितियां मजबूत की जाएं, क्यों नहीं इसके लिए रूल बनाया जाए कि आप एक महिला की दिहाड़ी इसलिए नहीं मार सकते, या आप एक महिला को इसलिए राजनीतिक रूप से मना नहीं कर सकते। भारत में महिलाओं को ही नहीं समझा जा सका है। एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क समझना चाहूंगी कि क्या अभी भी भारत जो है महिलाओं के जो मूल समस्या है कि हर महिला को अलग अलग शारीरिक समस्याओं से जूझना पड़ता है, जो कि खास करके मासिक धर्म से जुड़ी समस्या होती है, और ये समस्या हर महीने, और इसी से उसका मानसिक जो परेशानी है उसका भी एक कनेक्शन होता है। क्या ये बता पाने में भी भारत अभी 2023 जो खत्म हो रहा है असफल रहा है? एक लाइन में समझना चाहूंगी, समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल नेहा, हम इस मामले में बहुत बुरी तरह से असफल रहे हैं। ये साल शुरू हुआ था महिला पहलवानों के प्रदर्शन से, और ये साल खत्म हो रहा है ब्रजभूषण की जीत से। तो ये बहुत दुखद सिनेरियो है। मैं एक सेंटेंस में फिर से कहना चाहूंगी, मूल समस्या पीरियड नहीं है, मूल समस्या नौकरी नहीं है, मूल समस्या ये है कि दुनिया को देखने का हमारा जो नजरिया है वो मेल सेंट्रिक है, वो फेलो सेंट्रिक है, और इसीलिए हम अलग तरह के ह्यूमन बींग्स को जो पुरुष से अलग हैं उनको कंसिडर नहीं करना चाहते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी डॉक्टर सुजाता, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उनको स्पष्टता आई होगी कि क्यों इस मुद्दे पर व्यापक बहस की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम बहस नहीं करेंगे, एक नए रास्ते की बात करते हैं और महिलाओं को जो अधिकार की बात करते हैं, वो अधिकार कैसे अधूरे रह जाते हैं या फिर हम उस तक पहुँचने में भी विफल रहते हैं, और क्यों बार बार विफल रहते हैं, इसीलिए इस तरह के बहस बहुत अनिवार्य हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी डॉक्टर सुजाता, आपने समय निकाला और चर्चा द ट्रूथ के साथ जुड़े। और अब दर्शकों से अनुरोध है मेरा कि आप info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर अपना फीडबैक अवश्य भेजिए। फिर होगी अगले हफ्ते मुलाकात, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।